So in today's class we are going to discuss about the concept of potential energy. ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है, ये टर्म हम लोग कई बार यूज करते हैं। ओके, क्लास 9 में भी या उससे पहले भी ये टर्म कई बार सुना होगा। तो सबसे पहली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कंसेप्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड वर्क डन के साथ या फोर्सेस के साथ हाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज लिंक्ड, राइट। कॉमन एग्जांपल्स का अगर बात करें तो कॉमन एग्जांपल्स में हम जानते हैं कि सपोज अगर मैंने एक से कोई भी ऑब्जेक्ट लिया। ओके, सपोज आई एम प्लेसिंग सम ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, और मैंने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम को रिलीज किया। तो व्हेन वी रिलीज इट वी फाइंड दैट इट एक्सेलरेट्स या इट फॉल्स डाउनवर्ड्स, है ना। फोर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो वी से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको पुल किया, एक्सेलरेट किया, इसका स्पीड बढ़ा। अब अगर हम लोग वर्क डन के बारे में सोचे, एनर्जी के टर्म्स में सोचे, तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने रखा था उस हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं था, जीरो था। जैसे ही मैंने रिलीज किया तो इट इज मूविंग, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज एबल टू डू सम वर्क। एंड हमें ये चीज पता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट एनर्जी इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उस हाइट पे मैंने रखा था तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर था जो कि बाद में काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, राइट। सेम वे सपोज इफ यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम अ बो, ठीक है, तुम एक बो से, ठीक है, एक एरो शूट कर रहे हो। तो व्हाट वी डू, वी डिफॉर्म द स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग जो है एरो का, ये बो का, उसको पुल करके रिलीज करते हैं तो बो मूव करने लगता है। तो जब हमने स्ट्रिंग को पुल करके रिलीज किया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो डिफॉर्म स्ट्रिंग था उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुआ था, वही एनर्जी उसने एरो को ट्रांसफर किया। सेम वे सपोज व्हेन किड्स आर प्लेइंग ऑन ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन देखा होगा, शॉपिंग मॉल में लगा होता है, स्प्रिंग नीचे होता है, ऊपर एक ब्लैक कलर का क्लोथ टाइप का होता है और उसके ऊपर बच्चे जो है वो जंप करते हैं। तो जब कोई बच्चा ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहा है तो क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस होता है, एंड दैट स्प्रिंग प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द किड टू जंप हाई। तो इन सारे केसेस में हमने क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स पोजीशन कुछ एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो वी डिफाइन इट एज व्हाट, द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, सिस्टम मतलब पार्टिकल हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ये जो वर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, चाहे वो पोजीशन हो, हाइट हो, शेप हो, साइज हो, इन अ फोर्स फील्ड। तो याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी उसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है जो किसी फोर्स के अंडर है, जो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस है। फ्री पार्टिकल का कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, एंड पर्टिकुलरली दिस फोर्स फील्ड दैट वी हैव टू टेक इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन अ फोर्स फील्ड विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जनरली दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, just a moment. Okay, a conservative force is that the work done by which in displacing an object between two given positions is independent of the path followed.
यानी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फोर्स है विच इज डूइंग सम वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पार्टिकल, एंड ये जो वर्क डन निकला ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इफ दैट हैपेंस देन वी कैन कॉल दिस फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, if my force is conservative then work done over a closed path will be zero। मतलब अगर मैं सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया मैंने और घूम फिर के मैं उसी पॉइंट पे वापस आ गया, चाहे मैं कोई भी शेप ऑफ पाथ फॉलो करूं, अगर टोटल वर्क डन जीरो निकला देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट और द फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल का अगर बात करें, कॉमन एग्जाम्पल्स आर, इफ आई टेक कॉमन एग्जाम्पल्स then you can say gravitational force, okay, gravitational force is a form of conservative force। उसके बाद द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग, जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब फोर्सेस बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट, they are also conservative in nature, etc. On the other hand, ऐसे forces for which work done depends on path, they are called non conservative forces। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन। जैसे कॉमन एग्जाम्पल सोचो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को रखा, एंड मुझे इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना है, तो मैंने दो पाथ फॉलो किया। पहला पाथ क्या था, मैं उसको ऐसे लेके गया यहाँ तक, और उसके बाद मैंने उसको ऊपर रेस किया बाई अ हाइट h, राइट। So I am moving the object from the point A to the point B and finally to the point C। इस पाथ में टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं निकालूं कितना होगा, तो फ्रॉम ए टू बी देखो ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, यानी द वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। एंड अगर मैं बी से सी को देखूं तो कितना होगा, तो फोर्स है डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड्स, हमें पता है फॉर्मूला फॉर वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो दिस विल बी एम जी मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ पाई या 180 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है, यानी फॉर दिस पाथ द वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको सीधा लेके जाता, इफ आई वुड हैव टेकन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी, ये दूसरा पाथ है, ओके, इफ आई वुड कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द सेकंड केस, लेट्स कॉल इट w dash g, this is the work done in taking the object directly along the path AC, तो कितना होता, लेट अस कैलकुलेट। सपोज ये जो एंगल है वो मेरा थीटा है सपोज, एंड ये जो लेंथ है AC का, ये सपोज मैंने L ले लिया फॉर एग्जांपल। So what is the formula for work done? Formula for work done is force, that is mg, multiplied by the magnitude of displacement, that is L, multiplied by cos of the angle between them। अगर ये mg नीचे की तरफ है तो mg और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो दिस विल बी cos 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का cos माइनस साइन थीटा होता है, तो you will get the result as minus mgl sin थीटा। एंड अगर डायग्राम को देखो तो h मेरा फॉर द एंगल थीटा, h मेरा परपेंडिकुलर है, l हाइपोटेनस है, तो h बाई l sin थीटा होता है। तो इन प्लेस ऑफ l sin थीटा यू कैन राइट h। तो फिर से वर्क डन कितना आ गया, माइनस mgh आ गया। यानी सिंपल बात है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और अगर मैं उसको किसी भी हाइट से ऊपर उठाऊं या नीचे लेके आऊं, तो जो वर्क डन होगा वो खाली हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, मैं उसको किस पाथ पे लेके जा रहा हूं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर।
पर अगर सोचो, अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाऊं, ओके, इफ आई कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, कितना होगा? तो जब मैं इसको आगे की तरफ पुल करूंगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, right? So work done by the frictional force will be obviously friction into whatever distance it has covered, suppose d, into cos 180, that is -1. और अगर मैं इसको वापस लेके आऊं, b2a लेके आऊं, तब फ्रिक्शन मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, यानी अगेन इट विल बी -f into d, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर द क्लोज्ड पाथ a to b to back to a will be नॉन जीरो। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स होगा? इसका मतलब फ्रिक्शन विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज द वर्क डन depends on the path and work done over a closed path is non zero, राइट? तो याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स किसी फोर्स के प्रेजेंस में है, पर्टिकुलरली कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में है, तो उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पोजीशन, हाइट, शेप की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ यू रिमूव दैट फोर्स समहाउ, okay, or if you remove the external agent which was holding it, which was maintaining its position, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट में स्टार्ट मूव, राइट? सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास किसी भी, मैंने एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और मैंने देखा कि देयर वाज एन ऑब्जेक्ट व्हिच वाज इनिशियली एट अ पॉइंट ए एंड मैं इसको यहां से शिफ्ट करके पॉइंट बी पे लेके आना चाहता हूं, राइट? दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ सम कंजर्वेटिव फोर्स, so suppose the conservative force which is acting at this point on the object is called, let's call it fc, c for conservative, okay? Now let us calculate the work done, by an external agent, जो कि कितना है, कौन है, हमें पता नहीं। So let us consider the external agent. I want to move the object from A to B along any path. I don't know what is it. So work done by an external agent to displace the particle from A to B slowly without acceleration. Let us calculate. ठीक है, हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के धीरे धीरे अगर मैं एक पार्टिकल को ए से बी पे लेके जाऊं, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा। तो अगर मैं कोई ऐसा बाहर से एक फोर्स लगाऊं जो एक्सेलरेट नहीं करने देगा, पार्टिकल को धीरे धीरे मूव करेगा ए टू बी, तो कितना वर्क डन उसे करना पड़ेगा? तो वी नो इन जनरल कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेरिएबल फोर्स हो सकता है, हमें पता नहीं कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल वाला, ओके, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, राइट? एंड हमने इससे पहले पढ़ा कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं स्लोली मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है
तो इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क डन 0 है, यानी जो वर्क डन मेरे एक्सटर्नल एजेंट ने किया, द कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग जस्ट द नेगेटिव ऑफ दैट. So this will also be equal to negative of the work done by the conservative force in displacing the object between the same 2 points. Now, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्लोली मूव किया बिना किसी एक्सेलरेशन के, बिना किसी चेंज इन स्पीड के, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ नहीं. बट हमें पता है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ मतलब टोटल वर्क डन 0 है, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है. क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है, हमें पता है कि वर्क डन इज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. क्योंकि इस कंजर्वेटिव फोर्स ने कोई ना कोई वर्क डन किया है इस दौरान, तो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी का चेंज तो होना चाहिए. So this will be basically equal to the change in the potential energy. So it will be what? It will be potential energy at the point B minus potential energy at the point C. So this is the general definition of potential energy कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, इस दौरान अगर उसको हम बहुत स्लोली मूव करते हैं बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो जो भी काम हमें बाहर से करना पड़ेगा, that will be stored in the form of change in potential energy. So this means we can always measure the change in potential energy only. हम कभी भी absolute value of potential energy किसी भी पॉइंट पे यूनिकली मेजर नहीं कर सकते. हमें जो भी मिलता है वो क्या मिलता है, चेंज मिलता है. ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूनिकली मेजर्ड, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन कि हमने इनिशियल लेवल को क्या लिया, फाइनल लेवल को क्या लिया. ओके, लेट अस टेक इट बाय एन एग्जांपल. लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब बहुत सिंपल है. सोचो कि मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड लेवल है. दिस इज द ग्राउंड लेवल. हियर आई हैड प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट द पोजीशन a. मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां लेके जा रहा हूं, सेम ऑब्जेक्ट को एट द पोजीशन b बाय अ हाइट h. वी आर कंसिडरिंग कि हमारा जो हाइट h है वो स्मॉल हाइट है, मतलब वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ है, सो दैट थ्रू आउट दिस हाइट हमारा जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो नियरली कांस्टेंट है, ताकि mg वेरिएबल फोर्स ना हो, कांस्टेंट फोर्स. So now if I ask you, what is the work done by gravity in moving the object from A to B? कितना होगा? अभी हमने डिस्कस किया, ग्रेविटी का डायरेक्शन मतलब mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट इज h, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जा रहा है, माइनस mgh. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B, राइट. अभी मैंने डिस्कस किया. और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव इट विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी द रिजल्ट विल बी mgh. तो जब हम कहते हैं कि हाइट h पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ऐसा नहीं होता. एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh मोर देन द ग्राउंड. ग्राउंड पे जितना है उससे mgh ज्यादा है, पर कितना है वो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते. तो इफ वी कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी एट A as 0, ठीक है, इफ वी कंसिडर द ग्राउंड एज द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इफ वी कंसिडर ग्राउंड एज द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h कितना होगा. Then we can say that potential energy at B means potential energy at the height h कितना होगा, mg. पर अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं, हम ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को 1 यूनिट मानेंगे, तो हाइट h पे कितना होगा, mgh प्लस 1.
अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड को -1 यूनिट मानेंगे तो हाइट एच पे कितना होगा, mgh-1। इज दैट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेजर करना पॉसिबल है यूनिकली। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तुम जो मेजर करोगे मैं भी वही मेजर करूंगा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ पॉइंट्स, बट उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो तुम्हारे लिए मेरे लिए अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस सिलेक्टेड, कि तुमने जीरो लेवल कहां पे माना है, कहां पे एज्यूम किया। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी दैट वी मस्ट रिमेंबर। यहां तक क्लियर है? Is it clear up to this point? You can respond in the chat box. Okay, fine. So let us come back. तो ये एक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट रिमेंबर दैट वी हैव मेजर्ड द एनर्जी डिफरेंस, कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा बाय mgh, नीचे आएगा तो इट विल डिक्रीज बाय mgh। समझ में आया? इफ सम ऑब्जेक्ट इज getting raised by some height, potential energy will increase by mgh with respect to ground। अगर वो नीचे गिरेगा तो potential energy will decrease by mgh with respect to ground। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, देखो यहाँ पे बढ़ा। और अगर वो अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स आता है, मान लो यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे फॉल करता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता, प्लस mgh होता, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता, right? So when you go along the conservative force, your potential energy will decrease. If you go against it, your potential energy will increase। ठीक है? तो अब देखो एक और फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसमें मैंने एग्जांपल लिया ट्रैम्पोलिन वाला, कि एक बच्चा उसके ऊपर कूदा तो ही इज थ्रोन अप टू लाइक ग्रेटर हाइट। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग क्या होता है, तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, व्हेनेवर वी डिफॉर्म अ स्प्रिंग, तो इट हैज सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, दैट इज नोन एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस कंसिडर इनिशियली कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि इनिशियली अनडिफॉर्म था। Let us consider कि here the spring when connected to some object, ठीक है, it is in the undeformed state। So I am considering that this position is x equal to 0 where the spring has no extension or compression। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, ना तो उसको हमने स्ट्रेच किया ना ही कंप्रेस किया। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज द अनडिफॉर्म स्टेट ऑफ द स्प्रिंग। ओके, अब अगर तुम इस स्प्रिंग को हल्का सा भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करोगे, इफ यू मूव द ब्लॉक, सपोज आई एम टेकिंग द स्प्रिंग फ्रॉम हियर टू हियर, एंड ये जो यहाँ से इनिशियल जो लेवल मैंने रखा था वहां से अगर वो डिस्टेंस x मूव करता है तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच हो जाएगा। एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, तो वो क्या करेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इट विल ट्राई टू रीगेन द शेप। हमने डिस्कस किया था किसी भी रोप, स्प्रिंग, केबल में अगर उसको हम इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो अंदर में एक टेंशन डेवलप करता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप करेगा, जो फोर्स डेवलप करेगा, दिस फोर्स is written as k multiplied by x। ठीक है,
जब भी हमारा जो स्प्रिंग होगा, अगर तुम उसको कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे बाय सम लेंथ, इट विल डेवलप अ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स टू रिगेन द शेप बैक। और वो फोर्स कितना होता है, k इंटू एक्स होता है, वेयर दिस टर्म k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, मान लो तुमने दो स्प्रिंग लिए, तो दोनों में से जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होगा, सेम फोर्स देने पे वो कम डिफॉर्म करेगा, राइट। सो के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी सोचो, अगर मैंने तुम्हें कहा कि व्हाट इज द वर्क डन, इफ आई आस्क व्हाट इज द वर्क डन बाय द से स्प्रिंग फोर्स या टेंशन इन द स्प्रिंग, जो भी बोलो, in displacing the block from, से ये पोजीशन अगर मैंने A माना, दिस पोजीशन इज सपोज A x इक्वल टू 0, एंड ये जो हमारा पोजीशन है x डिस्प्लेसमेंट का, उसको हमने B माना, तो इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम A टू B, व्हाट विल बी द वर्क डन। अब देखो, स्प्रिंग वाला फोर्स को समझ सकते हो कि x बदल रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स भी बदल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल फोर्स। So we can say that it will be equal to integration of kx dx, right, with a negative sign from A to B, right, from A to B। क्यों नेगेटिव साइन लिया हमने, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, जबकि स्प्रिंग वाला फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। तो क्या आ जाएगा, तुम k को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ए का वैल्यू कितना था, 0 था, बी का वैल्यू कितना था, x था। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, वी नो दैट इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के, अपर लिमिट पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 स्क्वायर बाई टू, यानी वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज कमिंग माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। So we know by definition potential energy at B minus potential energy at A will be कितना, negative of the work done by the spring force in moving the object from A to B. So the result will be half into K into x square. Okay? तो इसका मतलब कि अगर हम अनस्ट्रेच्ड लेंथ से किसी भी अमाउंट ऑफ एक्स पे स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, क्योंकि देखो एक्स अगर नेगेटिव भी होगा बात तो बराबर होगा, अगर तुम स्प्रिंग को लेफ्ट में लेके आओगे तो फोर्स राइट की तरफ लगेगा, घूम फिर के रिजल्ट सेम ही मिलेगा हमें, राइट। नाउ बाय कन्वेंशन इट इज डन, ये कन्वेंशनली ये सिलेक्ट किया गया है कि potential energy of the undeformed spring, potential energy of the undeformed spring, मतलब जब उसमें कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं है, इज टेकन एज 0। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे फॉर्मूला में पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंशन एक्स माइनस ए वाला, जहाँ पे कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं था, उसको हमने 0 माना था, विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। So we can say that for x displacement या x change in length, the potential energy of the spring will be half kx. ये है formula for potential energy of the spring, right? So remember that whenever we stretch or compress a spring, its potential energy increases। तुम अगर स्ट्रेच करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा,
क्योंकि हाफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। और अगर तुम कंप्रेस करोगे, मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तब भी एक्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो चाहे तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। इज दिस फॉलोड? इज दिस क्लियर? तो कमिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आता है। इफ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वर्सेस एक्स, मतलब चेंज इन इट्स लेंथ, तो यू वर्सेस एक्स अगर तुमने प्लॉट किया तो क्या देखोगे? जब एक्स जीरो होगा वहां पे यू जीरो होगा, ये हमने माना है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, जितना तुम एक्स को बढ़ाओगे, पॉजिटिव में जाओ चाहे नेगेटिव में जाओ, यू बढ़ेगा। और स्क्वायर है मतलब कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोलिक ग्राफ बनता है। सो व्हाट हैपेंस कि whenever you plot graph between potential energy of a spring and change in its length, you will get a parabolic graph, right? हमें पैराबोलिक ग्राफ या यू शेप ग्राफ मिलेगा। यानी जितना हमारा एक्सटेंशन या कंप्रेशन ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ओके, इज दिस क्लियर?